नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल। जी हाँ, तो इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो ये जो है रुक्मिणी टेस्ट सीरीज होने वाला है और इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 आज के इस सेट में हम करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर के 22 तक प्रैक्टिस सेट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम 75 जीके और जीएस का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं? फुल सॉल्यूशन के साथ इसका देखते हैं। जो आप लोगों के लिए, जी हाँ, तो जो आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो हो जाता है। चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और साथ साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग। आज का जो सेट होने वाला है वो सेट नंबर 23 होने वाला है। 23 नंबर सेट हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सरकारी समितियों, जहाँ तो सरकारी सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? जी हाँ, तो संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण जो है वो प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि 97वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या किया गया था, आपको सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। जी हाँ, तो संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्राप्त प्रदान किया गया था। और ये जो है 97वां संविधान संशोधन जो है, आप लोगों को बता दूं कि 2011 को कब हुआ था? 2011 को हुआ है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, 2011 को जो है हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के, जी हाँ, तो भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो किन में व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। किसमें? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 में जो है न्यायिक समीक्षा, जहाँ ध्यान दिएगा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से क्या किया गया? स्पष्ट किया गया है। जी हाँ, तो स्पष्ट किया गया है। अगर बात किया जाए न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है, जी हाँ, तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ जो है, न्यायालय अपने दिए गए फैसले को, जी हाँ, तो न्यायालय अपने दिए गए फैसले को और संसद द्वारा बनाई गई कानून को जांच करेगा। क्या करेगा? फिर से जो है जांच करेगा। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। जी हाँ, तो न्यायिक समीक्षा के नाम से इसे जाना जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए, ये उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही न्यायिक समीक्षा को करता है। अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 32 में, किसमें? अनुच्छेद 32 में जो है ये क्या करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। क्या करता है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा करता है, उच्चतम न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय जो है, जो कि राज्यों में होता है, वो अपनी न्यायिक समीक्षा करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसी के तहत जो है क्या करता है? आपको मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो जब तो किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भू राजस्व के लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था। क्या किया था? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है वो किसने? आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो लागू किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में, कब? 1793 ईस्वी में जो है वो लागू किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
हो जाता है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि जॉन सोर की, तो जॉन सोर की अध्यक्षता में, जी हाँ, तो जॉन सोर की अध्यक्षता में जो है एक क्या किया गया था, जांच कमेटी का जो है गठन किया गया था। क्या किया गया था, जांच कमेटी का गठन जो है वो किया गया था, जिसको भू राजस्व व्यवस्था के लिए, किसके लिए, भू राजस्व व्यवस्था के लिए जांच कमेटी का क्या किया गया था, आयोजन यानी कि गठन किया गया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश के शासक थे? तो सबसे पहले जो है यहीं से क्वेश्चन एक तैयार हो क्या रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया? तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और ये किस वंश के थे? तो पूर्वी गंग राजवंश के। किसके? पूर्वी गंग राजवंश के जो थे ये आपके हो जाते हैं। जो तो हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कि खजुराहो का मंदिर, जो तो खजुराहो का मंदिर जो है, ध्यान दीजिए, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है चंदेल शासकों ने बनवाया। किसने बनवाया है? चंदेल शासकों ने बनवाया। अगर बात करें पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है गंग देव ने बनवाया। किसने बनवाया है? गंग देव ने जो है वो बनवाया। अगर बात किया जाए कांचीपुरम का मंदिर, किसका? कांचीपुरम, ध्यान दीजिएगा, कांचीपुरम का मंदिर किसने बनवाया? तो कांचीपुरम का मंदिर जो है पल्लव राजा ने बनवाया। किसने बनवाया है? पल्लव राजा ने जो है क्या किया है? बनवाया। अगर बात करें कोणार्क के मंदिर और खजुराहो का मंदिर जो है दीवारों पर अश्लीलता चित्रण है। क्या है? अश्लीलता, ध्यान दीजिएगा, अश्लीलता चित्रण किया गया, जो कि नंगे नंगे चित्रों को दर्शाया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर की बात की जाए तो हो जाएगा गार्डविन ऑस्ट्रिच। क्या हो जाता है? गार्डविन ऑस्ट्रिच, जिसे जो है केटू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केटू के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाता है। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए कि विश्व की सबसे नवीन पर्वत कौन सी है? तो विश्व की सबसे नवीन पर्वत जो है हिमालय हो जाता है। क्या होता है? हिमालय जो है आपको क्या हो जाता है? सबसे नवीन पर्वत हो जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या हो जाता है? आपको सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई जो है 8850 है। कितना है? 8850। कहीं कहीं जो है आपको 88-48 मीटर भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो देखने को मिल जाएगा। अगर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात की जाए विश्व में, तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो एंडीज हो जाता है। क्या होता है? एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो जाती है, जिसका सबसे ऊंची चोटी जो है एकांका गुहा है। क्या है? एकांका गुहा जो है वो क्या हो जाता है आपका एंडीज का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 7000 मीटर है। कितना है? लगभग 7000 मीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी कि गार्डविन ऑस्ट्रिच की ऊंचाई कितनी होती है? 8611 मीटर। कितना हो जाता है? 8611 मीटर जो है वो हो जाता है। अगर बात किया जाए विश्व भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। लेकिन ये जो है कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये जो है आपके जिसकी ऊंचाई जो है क्या है आपको आपको 85-86 हो जाता है। क्या होता है? 85-86 जो है कंचनजंगा की ऊंचाई जो हो जाता है, जो कि आपका पर्वत श्रेणी हो जाता है। और गार्डविन ऑस्ट्रिच जो है पर्वत चोटी है, जो कि 8611 मीटर जो है हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित की बात की जा रही है, ध्यान देने वाली बात है कि सुमेलित की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है कंबोडिया, ध्यान दीजिएगा, कंबोडिया की मुद्रा जो है रियल है। क्या है? रियल है, यानी कि रियाल जो है कंबोडिया की मुद्रा हो जाती है। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो बाहत नहीं है बल्कि क्यात है। क्या है? क्यात है। म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात हो जाता है। लेकिन क्यात से पहले जो है रुपया हुआ करता था। क्या हुआ करता था? रुपया हुआ करता था। अगर थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो थाईलैंड की मुद्रा जो है बाहत हो जाता है। क्या हो जाता है? थाईलैंड की मुद्रा बाहत हो जाता है। यहाँ पे म्यांमार की मुद्रा क्यात नहीं होगा बल्कि रुपीज होगा। ध्यान दीजिएगा, रुपीज हो जाएगा। अगर बात किया जाए
कंबोडिया की मुद्रा, तो कंबोडिया की मुद्रा जो है रियाल हो जाता है। क्या हो जाता है? रियाल हो जाता है। अगर बात की जाए वियतनाम की मुद्रा, तो वियतनाम की मुद्रा जो है आपको डॉग हो जाता है। क्या होता है? डॉग जो है वो वियतनाम की मुद्रा हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो भारत को श्रीलंका से जो है पाक जल डमरूमध्य अलग करता है। क्या करता है? पाक जल डमरूमध्य अलग करता है। और साथ ही साथ इनके बीच जो है मन्नार की खाड़ी भी हो जाता है। क्या होता है? मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। क्या है? आपको मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित हो जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है, ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है आपको कहाँ हो जाता है? छोटा अंडमान। क्या होता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। कहाँ स्थित है? कार निकोबार के मध्य स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो ब्रिटिश सहयोग से जो है दुर्गापुर, जी हाँ, तो दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया। क्या किया गया है? ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया। अगर बात करें कि आपको बोकारो, ध्यान दीजिएगा, बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, कहाँ स्थित है? झारखंड में जो स्थित है, ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो पूर्वी सोवियत संघ, ध्यान दीजिएगा कि पूर्व सोवियत संघ के सहायता से जो है वो क्या किया गया है? बनाया गया। अगर बात करें भिलाई की, तो भिलाई भी जो है पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया, और ये जो है छत्तीसगढ़ में हो जाता है। क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ में आपको भिलाई देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें राउरकेला की, तो राउरकेला जो है पश्चिमी जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है बनाया गया। क्या किया गया? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है ये बनाया गया। राउरकेला कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको ओडिशा में, कहाँ मिलेगा? ओडिशा में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें दुर्गापुर स्टील प्लांट की, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। और हमने बताया कि ब्रिटिश की सहायता से, यानी कि ब्रिटेन की सहायता से जो है ये बनाया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो इसका राइट आंसर जो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को क्या करती है? उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में बांटती है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? तो पहला जो है आपको गुजरात हो जाता है। दूसरा कौन सा हो जाता है? तो दूसरा राजस्थान हो जाता है। क्या होता है? राजस्थान। तीसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश। चौथा जो है छत्तीसगढ़ हो जाता है। पांचवा झारखंड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पांचवा जो है झारखंड हो जाता है। छठा वेस्ट बंगाल हो जाता है। सातवां जो है त्रिपुरा हो जाता है। क्या होता है? त्रिपुरा हो जाता है। आठवां जो है आपको मिजोरम हो जाता है। ये 8 राज्य जो है वो क्या होती है? कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। अगर बात करें भारत की मानक समय रेखा, क्या भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो ये जो है आपको 82.5 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है क्या कहा जाता है? भारत का मानक समय रेखा। और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये 5 राज्य जो है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाता है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद जो है उड़ीसा हो जाता है। उसके बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश हो जाता है। इन 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा डिगबोई। ध्यान दीजिएगा, डिगबोई जो है सबसे पुराना, ध्यान दिएगा, सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र हो जाता है ऑप्शन के अनुसार। और ये जो है कहाँ हो जाता है? असम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? असम में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें मथुरा, ध्यान दीजिएगा, मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित होता है? ये जो है यूपी में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि आपको
इसी प्रकार से हो जाता है ट्राम्बे। क्या हो जाता है? ट्राम्बे कहाँ मिलेगा? तो ट्राम्बे जो है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा। बरौनी, ध्यान दीजिएगा, बरौनी कहाँ देखने को मिलेगा? तो बरौनी जो है आपको बिहार में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा। पानीपत, ध्यान दीजिएगा, पानीपत तेल शोधक कारखाना कहाँ मिलेगा? तो ये जो है आपको हरियाणा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। अगर बात करें पारादीप, कौन सा हो जाएगा? पारादीप कहाँ देखने को मिलेगा? तो पारादीप जो है आपको ओडिशा में तेल शोधक कारखाना जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल, ध्यान दीजिएगा, सुलह एक कुल की नीति लागू की थी? तो सुलह एक कुल की नीति जो है अकबर ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी। इसके तहत जो है सौहार्द्र व शांति यानी कि भाईचारा एवं शांति स्थापित करना होता था। क्या करना होता था? भाईचारा और शांति स्थापित किया जाता था। अकबर ने जो है, ध्यान दीजिएगा, 1582 ईस्वी में, कब? 1582 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। किसकी? दीन ए इलाही, ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है वो की थी। अगर बात किया जाए, इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तौहीद, ध्यान दीजिएगा, तौहीद ए इलाही धर्म भी कहा जाता था। और 1583 ईस्वी में जो है, कब? 1583 ईस्वी में जो है अकबर ने, क्या? अकबर ने जो है दीन ए इलाही संवत चलाया था। क्या चलाया था? दीन ए इलाही संवत जो है अकबर ने कब चलाया था? 1583 ईस्वी में चलाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये जो है लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। इसने स्थानीय स्वशासन क्या किया था? लागू किया था। कब लागू किया था? तो 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। और साथ ही साथ ये जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लागू हुआ था। स्थानीय स्वशासन जो है, सॉरी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें भारत सरकार एक्ट 1919, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार एक्ट 1919 के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों में शामिल किया गया। क्या किया गया? हस्तांतरित विषयों में जो है वो शामिल किया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों की अगर बात की जाए तो इसमें जो है कौन सी लिपि होती है? तो इसमें तीनों की लिपियां हैं, यानी कि ब्राह्मणी, अरमाइक और खरोष्टी। ये तीनों की तीनों लिपियां जो है आपको क्या है? आपको लिखी गई है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अशोक के अधिकतम शिलालेख, जी तो अधिकतम शिलालेख जो है वो आपके ब्राह्मणी लिपि में मिलेगा। किसमें मिलेगा? अधिकतम शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अशोक के सबसे पहले शिलालेख यानी कि 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने, जहां तक ध्यान दीजिएगा, जेम्स किसने? जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो क्या किया था? पढ़ा था। क्या किया था? जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसके शिलालेखों को पढ़ा था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विशेषता नहीं की बात की जा रही है। तो गोपुरम जो है उत्तर भारत में नहीं देखने को मिलता। क्या? गोपुरम उत्तर भारत में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिखर, गर्भगृह और प्रदक्षिणा, ध्यान दीजिएगा, प्रदक्षिणा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये सब देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए भारतीय मंदिरों की स्थापक की नगरी द्रविड़ और बेसर शैलियों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? द्रविड़ और बेसर शैलियों को जो है वो क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला की शैली कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नागर शैली का बात किया जाए तो नागर शैली, ध्यान दीजिएगा, नागर शैली जो है वो आपको किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिमालय, जहां तो हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच का क्षेत्र पाया जाता है। क्या? हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच का क्षेत्र जो है नागर शैली वाला मंदिर देखने को मिल जाएगा। अगर द्रविड़ शैली की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, द्रविड़ शैली की बात करें
तो द्राविड़ शैली जो है दक्षिण भारत, जी हाँ, तो दक्षिण भारत हिंदू स्थापत्य कला की शैली, यानी कि दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली आपको देखने को मिल जाएगा। बेसर शैली, ध्यान दीजिएगा, बेसर शैली जो है आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य भारत में देखने को मिलेगा बेसर शैली। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, होसियल की राजधानी कौन सी थी? तो होसियल वंश की राजधानी जो है आपको द्वार समुद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वार समुद्र हो जाता है। अगर बात करें होसियल वंश की स्थापना किसने की थी? तो होसियल वंश की स्थापना जो है द्वार समुद्र ने की थी। किसने की थी? सॉरी दोस्तों, द्वार समुद्र ने नहीं, बल्कि विष्णुवर्धन ने। किसने? विष्णु, ध्यान दीजिएगा, विष्णुवर्धन ने जो है इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी द्वार समुद्र हो जाता है। होसियल वंश का अंतिम शासक जो था वो वीर बाला तृतीय था। क्या था? वीर बाला तृतीय जो था वो क्या था आपका? क्या हो जाता है? अंतिम शासक हो जाता है, जिसे जो है मलिक कफूर ने, किसने? मलिक कफूर ने जो है क्या किया था? हरा दिया था। जब तो मलिक कफूर ने जो है इसे हरा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है? तो नरम दलीय नेता की अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले तो जो थे वो नरम दलीय नेता थे। क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दलीय नेता थे। और बिपिन चंद्र पाल, ध्यान दीजिएगा, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये सब जो है वो गरम दलीय नेता थे। अगर बात करें लाल, ध्यान दीजिएगा, लाल बाल, ध्यान दीजिएगा, लाल बाल और पाल जो थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय। अगर बात करें बाल की, तो बाल आपको विपिन, आपके हो जाए क्या था? बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल जो है आपके गरम दलीय के 3 प्रमुख नेता हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो है कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का गया अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है? तो ये जो है आपको पहले 1922 में हुआ। कहाँ हुआ? पहले जो है 1922 में जो है गया अधिवेशन हुआ। उसके बाद जो है साइमन कमीशन का आगमन हुआ। साइमन कमीशन का आगमन जो है वो कब हुआ? 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ है? 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में हुआ। और सबसे लास्ट में जो है आपको क्या हुआ? आपको कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो है आपको कब हुआ? 1939 में हुआ। कब हुआ? 1939 में हुआ। अगर बात करें कि गया अधिवेशन, जी हाँ, तो गया का अधिवेशन जो है वो 38वां अधिवेशन था। क्या था? 38वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? देश बंधु, ध्यान दीजिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास थे। कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे वो आपके गया अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर बात करें इसके पहले जो है बिहार के बांकीपुर में, कहाँ? बिहार के बांकीपुर में, ध्यान दीजिएगा, बांकीपुर में जो है इसका अधिवेशन हुआ था। और बांकीपुर में जब इसका अधिवेशन हुआ तो कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ? 1912 में। जिसके अध्यक्ष जो थे आर एन में, कौन थे? आर एन माघोलकर थे। कौन थे? आर एन माघोलकर जो थे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर बात करें साइमन कमीशन का आगमन, तो साइमन कमीशन का आगमन जो है 30 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर को हुआ था साइमन कमीशन का आगमन, जिसमें जो है क्या हुआ था कि पुलिस की लाठी के बर्बरता के शिकार हो गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। कौन हुए थे? लाला लाजपत राय जो थे वो पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे। पुलिस की लाठियों से क्या हो गए थे? इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? आजाद हिंद फौज, ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी, ध्यान दीजिएगा, रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो रानी झांसी रेजिमेंट जो था वो किसके कमांड में था? तो इसका राइट आंसर जो है लक्ष्मी सहगल, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी सहगल जो थे ये इनके कमांड में क्या हो जाता है? आपको ये हो जाता है। अगर बात करें कि आपको ध्यान दीजिएगा कि 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का, किसका? आजाद हिंद फौज का जो है वो गठन किया था। क्या किया था? आजाद हिंद फौज का गठन जो है 1943 ईस्वी में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है किया था, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें आजाद हिंद फौज
का झंडा कांग्रेस के तिरंगे की भांति था। कैसा था? कांग्रेस के तिरंगे की भांति हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड पाया गया था? तो डॉकयार्ड जो है कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है लोथल में। जी हाँ, तो लोथल जो है आपको डॉकयार्ड हो जाता है, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में है। कहाँ हो जाता है? गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा लोथल। कहाँ मिलेगा? डॉकयार्ड, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा का अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियां होता है। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ध्यान दीजिएगा, काले रंग की चूड़ियां जो है कालीबंगा का अर्थ होता है। कालीबंगा जो है एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? किले से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? किले से घिरा हुआ था। अगर बात करें कि आपको हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे था। किसके किनारे था? आपको सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका शुद्धैता शुद्धाद्वैत। यह तो शुद्धाद्वैत की स्थापना जो है वो किसने की थी? वल्लभाचार्य ने करी थी। ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य ने करी थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें विशिष्टाद्वैतावाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापनाकर्ता जो थे वो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य जो थे इसके स्थापन करता थे। अगर बात किया जाए क्या अद्वैतावाद की स्थापना किसने की थी? तो अद्वैतावाद के स्थापनकर्ता जो है शंकराचार्य हो जाते हैं। कौन होते हैं? शंकराचार्य आपको हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें कि द्वैतावाद, ध्यान दीजिएगा, द्वैतावाद के स्थापनाकर्ता कौन थे? तो द्वैतावाद के स्थापनकर्ता जो थे वो माधवाचार्य हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? माधवाचार्य जो है इसके स्थापनकर्ता हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कारकोट वंश। ध्यान दीजिएगा, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कारकोट वंश की स्थापना जो है ध्यान दीजिएगा, दुर्लभ वर्धन ने। किसने? दुर्लभ वर्धन ने जो है वो क्या किया था? आपको कारकोट वंश की स्थापना की थी। अगर बात किया जाए कारकोट वंश जो है कश्मीर का, कहाँ का? कश्मीर का आपका क्या हुआ करता था? राजवंश हुआ करता था। तो कश्मीर का राजवंश हुआ करता था, जिसने गोनंदन वंश के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, गोनंदन, ध्यान दीजिएगा, गोनंदन वंश के बाद जो है कश्मीर में अपना आधिपत्य जमाया था। क्या किया था? अपना आधिपत्य जो है इसने जमाया था। इस वंश की राजधानी जो है कहाँ हुआ करती थी? तो इस वंश की राजधानी यानी कि आपके काटकोट वंश की स्थापना जो इसकी राजधानी जो है श्रीनगर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? श्रीनगर हुआ करती थी। और ध्यान दीजिएगा, परिहासपुर, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, परिहासपुर जो है इसकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो सैयद वंश के संस्थापक जो है आपके खिज्र खां हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? खिज्र खां जो है वो सैयद वंश के संस्थापक हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खिज्र खां का पुत्र की बात करें तो इसके पुत्र का नाम जो था मुबारक खां था। क्या था? मुबारक खां जो है इसके पुत्र का नाम हो जाता है। तो मुबारक खां इसके पुत्र का नाम हो जाता है, जिसने जो है शाह की उपाधि धारण किया था। किसने? मुबारक खां ने जो है शाह की उपाधि धारण किया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें अलाउद्दीन आलम शाह की तो इसने जो है वो कौन होते हैं? सैयद वंश के। कौन से? सैयद वंश के ये अंतिम शासक हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंतिम शासक हो जाते हैं। सैयद वंश ने जो है लगभग 37 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक जो है क्या किया था? शासन किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? क्या थे? प्रथम विधि मंत्री कौन हो जाते हैं? तो टी कृष्णा, ध्यान दीजिएगा, टी कृष्ण सॉरी क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रथम विधि
मंत्री हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बात किया जाए पहला मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था, तो 1947 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1947 ईस्वी में जो है वो किया गया था। अगर बात करें जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि प्रधान आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है आपके प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है आपको शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। क्या होते हैं? शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर बात किया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपको कौन हो जाते हैं? गृह मंत्री हो जाते हैं। क्या होता है? गृह मंत्री हो जाते हैं। सूचना एवं प्रसार मामले के मंत्री भी हो जाते हैं। अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए जगजीवन राम की, किसकी? जगजीवन राम की, तो जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री, प्रथम श्रम मंत्री हो जाते हैं। प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात किया जाए तो आर के, ध्यान दीजिएगा, आर के आपको सन्मुखम शेट्टी, आर के सन्मुखम शेट्टी जो है प्रथम वित्त मंत्री हो जाते हैं। अगर प्रथम उद्योग मंत्री, ध्यान दीजिएगा, उद्योग मंत्री कौन होते हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है प्रथम उद्योग मंत्री हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो वित्त आयोग, ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है क्या होता है? वित्तीय आवंटन होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कितना? 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और 15वें वित्त आयोग के गठन के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? एन के सिंह। कौन थे? एन के सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर बात करें योजना आयोग के जगह पे, किसके जगह पे? योजना आयोग के जगह पे जो है वो नीति आयोग लाया गया है। क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। जी हाँ, तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया है। और ये जो है आपको 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को, कब? 2015 को जो है इसे लाया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगले प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया? तो नागरिकता का विवरण जो है भाग 2 में, किसमें है? भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन दिया गया है। और नागरिकता में जो है इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, क्या? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वर्णन किया गया। अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में जो है आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र, क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है वो वर्णित करता है। अगर बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में जो है अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। क्या है? 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है, जो कि मौलिक अधिकारों को, ध्यान दीजिएगा, कि मौलिक अधिकारों को जो है क्या करता है? वर्णित करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों को जो है वर्णित करता है। अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें वर्णित है। क्या है? 51 तक वर्णित है। और ये भाग 4 जो है डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया? इसमें वर्णित किया गया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया कथन है उसके अनुसार देख लेते हैं, किसी राज्य के मुख्य सचिव उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये आपका सही है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो ये आपका गलत है। राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता है, वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, कुशल स्थानीय, ध्यान दीजिएगा, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो है विख्यात राजवंश जो है वो कौन सा है? आपका चोल राजवंश हो जाता है। क्या होता है? चोल राजवंश हो जाता है। इस वंश के संस्थापक जो है विजयालय हो जाता है। कौन होता है? विजयालय जो है
इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। इसकी राजधानी कहाँ हो जाता है? इसकी राजधानी जो है तंजौर हो जाता है। कहाँ हो जाता है इसकी राजधानी? तंजौर, जिसे तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तंजावुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, विजालय ने जो है नर केसरी की उपाधि धारण की थी। किसने? विजालय ने जो है नर केसरी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर केसरी की जो है उपाधि धारण की थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? मक्का। ध्यान दीजिए, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी में से होता है? ध्यान दीजिएगा, मक्का यानी कि मकई में जो सफेद कली होती है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है जिंक की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण जो है ये होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें धान में, ध्यान दीजिएगा, धान में खैरा रोग। ध्यान दीजिएगा, धान में, किसमें? धान में जो है आपको खैरा रोग। कौन सा रोग? खैरा रोग। और आम में, किसमें? आम में जो है, ध्यान दीजिएगा, आम में जो है आपको लिटिल लीफ। ध्यान दीजिए, लिटिल, ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ हो गया। और किसमें? तो और जिंक, ये सब जो है किसकी कमी के कारण होता है? आपको जिंक की कमी, यानी कि जिंक की कमी के कारण ये सब रोग हो जाता है। अगर बात करें कि मैग्नीज की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण जो है मटर में, किसमें? मटर में मार्स रोग होता है। क्या, कौन सा रोग होता है? मार्स रोग हो जाता है। अगर बात किया जाए कि कॉपर यानी कि तांबा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नींबू में डाईबैक। कौन सा होता है? नींबू में आपको, ध्यान दीजिएगा, डाई बैक, डाई बैक रोग जो है वो इसी के कारण, तांबा के कारण हो जाता है। अगर बात किया जाए कि किसमें? फूल गोभी में ब्राउन रोग। ध्यान दीजिएगा, फूल गोभी, ध्यान दीजिएगा, फूल गोभी में डाउन बैक, कौन सा रोग? फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? आपको ब्राउन रोग। ब्राउन रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है आपको बोरोन की कमी के कारण हो जाएगा। किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण हो जाएगा। चुकंदर में हार्ट रोग। ध्यान दीजिएगा, चुकंदर में हार्ट रोग भी जो है किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण होता है हार्ट रोग। ध्यान दीजिएगा। और अगर इसी प्रकार से बात किया जाए तो धान की अंगमारी रोग, नींबू का कैंकर कैकर रोग, गेहूं का टुंडू आदि रोग जो है पौधे में जीवाणु की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है आपको लोक व्यवस्था का रक्षण जो है आपका क्या हो जाएगा? इसमें संबंधित नहीं है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध और जन उपयोगी सेवाएं, ये तीनों के तीनों जो है आपको अस्थाई स्वशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। जहाँ, ध्यान दीजिएगा, अस्थाई स्वशासन के अंतर्गत आ जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी जो है भारत के किस प्रदेश में देखने को मिलेगा? तो ये जो है आपको महाराष्ट्र में, किसमें? महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है सबसे ज्यादा। लेकिन जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों जगहों पर भी जो है आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाता था। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको कपास की खेती के लिए, किसके लिए? कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी प्रसिद्ध हो जाता है, जहाँ तो प्रसिद्ध हो जाता है। इसे काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो है अधिक समय तक क्या करता है? अधिक समय तक नमी को धारण कर सकता है। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो किससे होता है? आपके ज्वालामुखी उद्गार के समय राख और लावा के कारण जो है क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी से जो कपास बनता है वो बहुत ही मजबूत और लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। अगर बात करें मिट्टी का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन
कहलाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो है वो कब गिराया गया था, तो यानी कि कब और किसके ऊपर गिराया गया था, तो ये जो है हिरोशिमा के ऊपर। कब? हिरोशिमा के ऊपर किसने गिराया था, तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने जो है सबसे पहला परमाणु बम गिराया था। और ये हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर जो है बम गिराया गया था। और जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था फैट मैन। क्या था? फैट मैन जो है हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम है। हिरोशिमा है कहाँ, तो जापान में है। कहाँ है? जापान में है। अगर बात किया जाए नागासाकी की, किसकी? नागासाकी की। तो नागासाकी को पर जो है आपको 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को जो है इस पर बम गिराया गया था। और नागासाकी पर जो बम गिरा था उसका नाम जो था आपका लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय। ध्यान दीजिएगा, लिटिल बॉय जो था इसके बम का नाम हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम जो है आपके नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है। किसके ऊपर? नाभिकीय। ध्यान दीजिए, नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है। अगर बात करें कि परमाणु बम, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने खोजा था, तो जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु संरचना का सिद्धांत खोजा था। अगर बात किया जाए कि परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने खोजा था, तो ऑटो होन ने। किसने? ऑटो होन ने जो है वो क्या किया था, परमाणु संरचना का सिद्धांत को खोजा था। अगर परमाणु बम का सर्वप्रथम किसने बनवाया था, तो रॉबर्ट ओपेनहैमर ने। किसने? रॉबर्ट ओपेन, ध्यान दीजिएगा, ओपेन हैमर ने जो है क्या किया था, परमाणु बम का सिद्धांत का खोज किया था, यानी कि परमाणु बम का सर्वप्रथम बनाया था इसने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र हुआ था। तो भारत की गणतंत्रता की बात की जाए तो भारत जो है पूर्ण रूप से 1950 को गणतंत्र हुआ था। कब? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को जो है भारत क्या हुआ था, भारत 1950 को गणतंत्र हुआ था। अगर बात करें कि इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को, किसको? संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को जो है क्या हुआ था, भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हो गया था। अगर बात करें कि 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्या? 26 नवंबर 49 ईस्वी को जो है, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगर बात किया जाए कि 1946 को, तो 1946 को जो है कैबिनेट मिशन, कब कौन आया था, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। क्या आया था? भारत आया था, जिसके तहत जो है भारत के संविधान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इसमें जो है कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन थे? 3 सदस्य थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको 1942 में। कब प्रारंभ हुआ? 1942। और कब? तो 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई को जो है क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के द्वारा। किसके? कांग्रेस के कार्यकारिणी, ध्यान दीजिएगा, कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसका प्रस्ताव दिया गया था। और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन इसका 14 जुलाई को जो है कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसको प्रस्ताव दिया गया था। और ये 8 अगस्त को, कब? 8 अगस्त को ये गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? स्टार्ट कर दिया गया था। यह आंदोलन जो है जन आंदोलन था। कैसा था? जन आंदोलन हुआ करता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज जो है भारत किसके शासन काल में आया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वो क्या आया था, आपको मेगास्थनीज भारत आया था। अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है वो सेलुकस, ध्यान दीजिएगा, सेलुकस निकेटर का, ध्यान दीजिएगा, सेलुकस निकेटर का जो है क्या हुआ करता था, राजदूत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजदूत हुआ करता था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम जो है क्या था, इंडिका था। क्या था? इंडिका जो था, इनके पुस्तक का नाम
काम हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिका में जो है भारत में दास प्रथा नहीं है। जहाँ तो इंडिका में बताया गया है कि भारत में जो है दास प्रथा नहीं है, ऐसा इंडिका में बताया गया है। जी हाँ, तो और इंडिका में जो है व्यवसाय के आधार पे भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में बांटा गया। अगर इंडिका की बात करें तो इंडिका में ही जो है पाटलिपुत्रा को, किसको? ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्रा को जो है क्या कहा गया है? तो पालीब्रोथा कहा गया। क्या कहा गया है? पालीब्रोथा जो है पाटलिपुत्रा को कहा गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में कहा गया है कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां जो है आपको क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है। अगर बात करें कालीबंगा जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। किसकी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे, जो वर्तमान में सरयू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से जाना जाता है। अगर इसी प्रकार से बात करें धौलावीरा, जहाँ तो धौलावीरा और लोथल, जहाँ तो गुजरात में कौन कौन सा हो जाता है? धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा और लोथल जो है आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? गुजरात में देखने को मिल जाएगा। रोपड़, ध्यान दीजिएगा, रोपड़ जो है वो पंजाब में। कहाँ? रोपड़। ध्यान दीजिएगा, रोपड़ जो है पंजाब में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हरियाणा में कौन सा है? तो हरियाणा में जो है बनमाली। ध्यान दीजिएगा, बनमाली जो है आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा के हिसार जिले में मिलेगा। और बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे। कौन सा नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। क्या मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण। जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से देखने को मिला है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटों का प्रमाण, ध्यान दीजिएगा, ईंटों का प्रमाण जो कि अलंकृत है वो आपको कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है दक्षिण भारत की सर्वप्रथम प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी थी? तो ये जो है समृद्ध भाषा की अगर बात किया जाए तो तमिल जो था तो आपका समृद्ध भाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए कि तमिल जो है तेलुगु की अगर बात करें, तेलुगु भाषा जो है आंध्र प्रदेश की भाषा हो जाती है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की भाषा जो है तेलुगु हो जाती है। अगर बात किया जाए कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे। क्या रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में जो है तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहा करते थे। कितने? 8 कवि रहा करते थे, जिसे जो है अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। ध्यान दीजिएगा, अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो आपको क्या हो जाता है? काली मिट्टी हो जाता है। जो तो काली मिट्टी हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी जो है वो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी जो है वो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के निक्षेप से बनता है। किससे मिलता है? नदियों के निक्षेप से जो है जलोढ़ मिट्टी बनता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक होता है नवीन और एक होता है प्राचीन। नवीन को जो है खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और प्राचीन को जो है बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में है बृहत संहिता की रचना बृहत संहिता की रचयिता कौन है? तो बृहत संहिता के रचयिता जो है आपको बराह मिहिर हो जाते हैं। कौन होते हैं? बराह मिहिर जो है बृहत संहिता के रचयिता हो जाता है। बराह मिहिर जो है आपके गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ आपको हो जाते हैं, गणितज्ञ। और साथ ही साथ जो है आपको खगोलविद भी है। क्या है? खगोलविद भी हो जाता है। अगर बात किया जाए आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम की रचना की है। क्या की है? आर्यभट्टियम की रचना जो है किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त ने जो है वो ब्रह्मगुप्त को भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का न्यूटन कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का न्यूटन जो है किसने कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप की अगर स्थिति की बात करें तो लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अरब सागर में देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर जो है, ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर जो है आपको उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के द्वारा दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में बंटता है। पहला जो है अरब सागर होता है, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी होता है। क्या होता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी होता है। अगर बात करें अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, इसमें जो है लगभग 36 द्वीप हो जाते हैं। कितने, लगभग 36 द्वीप हो जाते हैं तथा इनकी उत्पत्ति परवाल भित्तियों से हुई। किससे हुई है, परवाल भित्ति से जो है इसकी उपस्थिति यानी कि उत्पत्ति हुई है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार है। क्या हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपको क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाएगा। जो कि अगर बात किया जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन, क्या है, बैरन जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित दो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया। निस्तार एवं निपुण को जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है इसे जो है आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ हुआ है, विशाखा, ध्यान देने वाली बात है कि विशाखापट्टनम में जो है इसका निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। तो कितने जो है प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको 8558, ध्यान दीजिएगा, 8558 रुपया प्रति क्विंटल जो है निर्धारित किया है। ध्यान, तो निर्धारित किया गया है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी कि MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है इसका हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है 22 फसलों को घोषित किया गया। कितने घोषित किया गया है, 22 फसलों का मूल्य जो है वो घोषित किया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई है। 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ जो है मनाई है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका ने जो है 4 फरवरी 2023 को जो है 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ जो है मनाई। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को, क्या 1948 को जो है ब्रिटिश शासन से क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और साथ ही साथ जो है म्यांमार भी, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार भी जो है 4 जनवरी को, कब, 4 जनवरी को जो है 1948 को जो है क्या हुआ था, आपको आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, पेरियार बांध, ध्यान दीजिएगा, पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा लेकर किन दो राज्यों में विवाद है। अगर बात किया जाए सबसे पहले पेरियार बांध को जो है मुल्ला पेरियार बांध कहा जाता है, और ये जो है पेरियार नदी पर स्थित है, और कहाँ, तो केरल में। तो किन राज्यों के बीच जो है इसका क्या है, विवाद है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के बीच जो है इसका विवाद देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए पेरियार नदी पर एक और बांध है जो कि इंडुक्की बांध है। क्या है, इंडुक्की बांध जो है क्या है, आपको पेरियार नदी पर ही देखने को मिल जाएगा, जिस पर जो है कावेरी नदी विवाद जो है आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है आपको क्या हो जाएगा, आपको कावेरी नदी विवाद है। क्या है, कावेरी नदी विवाद आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम का जब बैठक होता है, क्या होता है, नगर निगम का जब बैठक होता है तब इसमें एक महापौर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, महापौर बनाया जाता है, जो कि इसकी अध्यक्षता करता है। अगर बात किया जाए नगर निगम, जी तो नगर निगम जो है वैधानिक अधिकार है। क्या है, वैधानिक अधिकार जो है कब दिया गया, तो 74वां संविधान संशोधन, या तो 74वां संविधान संशोधन
1992 के तहत जो है क्या किया गया था, इसको जो है संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया। अगर बात किया जाए भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो 30, ध्यान दीजिएगा 30 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 30 दिसंबर 1687 में, 1687 में 1687 के चार्टर एक्ट के अधीन 16 सितंबर, ध्यान दीजिएगा 16 सितंबर 1688 में जो है स्थापित किया गया। और लॉर्ड रिपन जो था वो अस्थाई स्वशासन का, किसका, लॉर्ड रिपन जो था अस्थाई स्वशासन का क्या था, आपका पिता कहा जाता है। किसे, रिपन को, किसे, रिपन को जो है अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है, तो ये पहली महिला प्रमुख जो है वो कौन हो जाएगा, तो मिशेल बुलॉक, ध्यान दीजिएगा मिशेल बुलॉक जो है ये नियुक्त किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगर बात किया जाए कि क्या हो जाएगा, तो सेलेटो सोलो, ध्यान दीजिएगा सेलेटो सोलो जो है वो क्या नियुक्त किए गए, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ध्यान दीजिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव, क्या, पहली महिला महासचिव जो है वो नियुक्त की गई है 2023 की, क्या, 2023 की नियुक्त की गई है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें अंकोजो इवेला, ध्यान दीजिएगा अंकोजो इवेला, तो अंकोजो इवेला जो है वो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक है, क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला निदेशक हो जाती है। अगर बात किया जाए जॉर्जिया मेलोनी, ध्यान दीजिएगा जॉर्जिया मेलोनी की, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ग्रीडा, ध्यान दीजिए ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो ग्रीडा नामक लोक नृत्य जो है आपको मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है रबी की फसल की बुआई के समय, क्या, रबी की फसल की बुआई के समय जो है ये नृत्य किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए या तो अगर बात किया जाए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो है कीर्तन क्या सा हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, और ढाली हो जाता है, क्या होता है, ढाली हो जाता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की बात करें तो पांडवानी, कौन सा, पांडवानी जो है आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ में। और कौन सा हो जाता है, टपाली, क्या होता है, टपाली भी होता है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में जो है फगुआ किया जाता है, क्या कहता है, फगुआ हो जाता है। मांड हो जाता है, क्या होता है, मांड हो जाता है। सरहुल हो जाता है, क्या होता है, सरहुल जो है आपको कहाँ हो जाता है, आपको झारखंड में हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, पेले, ध्यान दीजिएगा पेले जिनका निधन हाल ही में हो गया है, किस देश के महान फुटबॉलर, तो सबसे पहले पेले जो है एक महान फुटबॉलर हो जाते हैं। ये जो है किस देश के हो जाते हैं, तो ये जो है आपको ब्राजील के खिलाड़ी हो जाते हैं, क्या होते हैं, ब्राजील के खिलाड़ी हो जाते हैं। इनका मूल नाम जो है एडरसन है, क्या है, एडरसन आर्टिस डो निस्मैटो है, जहाँ तो आर्टिस्ट डी निस्मैटो हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इन्होंने सबसे ज्यादा बार यानी कि 5 बार लगातार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, क्या किया है, फीफा वर्ल्ड को जिताने में मदद किया है, यानी कि फीफा वर्ल्ड को जीता है, यानी कि ब्राजील ने 5 बार लगातार फीफा वर्ल्ड कप को जीता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, बथुकम्मा, ध्यान दीजिएगा बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो बथुकम्मा जो है वो आपको तेलंगाना में, कहाँ, तेलंगाना में आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है, क्या है, बथुकम्मा तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ बोतालू फेस्टिवल कौन सा है, ध्यान दीजिएगा बोतालू, ध्यान दीजिएगा बोतालू फेस्टिवल जो है आपको कहाँ मनाया जाता है, आपको यही यानी कि तेलंगाना में ही मनाया जाता है, जैसे तो तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और साथ ही साथ मणिपुर की बात करें तो योसांग, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा मणिपुर की बात करें योसांग महोत्सव, ध्यान दीजिए योसांग त्योहार मनाई जाती है कहाँ, मणिपुर में, जो मणिपुर में मनाई जाती है। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, तो मोपिन, ध्यान दीजिएगा मोपिन। और कौन सा हो जाता है, मोपिन, चालो चालो लोकू, कौन सा, चालो लोकू, ध्यान दीजिएगा चालो लोकू। और कौन सा हो जाता है आपको न्योकुम, ध्यान दीजिएगा न्योकुम त्योहार जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हाल ही में 2023 में मई 2023 में इसरो ने स्नातक एवं
स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका नाम है स्टार्ट। जी हाँ, तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत की बात करें तो लिपिड जो है ऊर्जा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत हो जाता है। लिपिड जो है ट्राइग्लिसराइड, ध्यान दीजिएगा, ट्राइग्लिसराइड से बनता है। किससे? ट्राई, ध्यान दीजिएगा, ट्राइड ग्लिसराइड, ध्यान दीजिएगा, ग्लिसराइड से बनाया जाता है। अगर बात किया जाए विटामिन की, तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की है। किसने की है? फंक ने की है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? क्या है ये? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना था। किसके नाम से? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना था। और ये इसका निर्माण जो है 20 अमीनो अम्ल से होता है। क्या होता है? 20 अमीनो अम्ल से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं को, जी हाँ, तो ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो ग्रीवा कशेरुकों की संख्या जो है मानव शरीर में 7 होती है। कितनी हो जाती है? 7 आपको देखने को मिल जाती है। ग्रीवा कशेरुक जो है, जो ग्रीवा रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीवा, ध्यान दीजिएगा, ग्रीवा रीढ़ भी इसे कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि कशेरुक की कुल संख्या कितनी होती है, तो कशेरुक की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? 26 होती है। क्या होती है? 26 होती है, जो कि गर्दन में, किसमें? गर्दन में जो है 7 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? गर्दन में जो है 7 पाया जाता है। अगर बात करें कि कटी पर, क्या कटी पर जो है 5 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। अगर बात करें पृष्ठीय वच्छिका, यानी कि पृष्ठीय वच्छिका पे जो है 12 देखने को मिलता है। कितने मिलता है? 12 देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कपड़ा, ध्यान, तो कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, जैसे कि दर्री बुनने वाले, निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक बीमारी के से प्रभावित होते हैं? तो किस व्यवसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो ये जो है दमा और तपेदिक से। जी हाँ, तो दमा और तपेदिक, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी हो जाता है, जो कि वहां से उड़ने वाले फ्लाई, या तो उड़ने वाले फ्लाई यानी कि गर्दों से, यानी जो डर्ट होता है उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है दो प्रतिरोध, तो दो प्रतिरोधकों को 2 ओम्स और 6 ओम्स की श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम्स वाले प्रतिरोध की धारा ज्ञात करें। तो 6 ओम्स वाले प्रतिरोध की धारा ज्ञात करने के लिए इसका होता है आर ई क्यू इज इक्वल टू हो जाता है R1। क्या होता है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6, यानी कि कितना हो जाएगा? आपको 8 ओम्स हो जाएगा। लेकिन 8 ओम्स हो गया है कहाँ? टोटल ओम्स, लेकिन विद्युत धारा का मान फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हो जाता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्ट बाई, आपको क्या होता है? वोल्ट बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट दिया गया, और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 8 वोल्ट आ रहा है। जब इसको कट करेंगे तो 1.5 एम्पियर आपका धारा का मान हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे के जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है कौन करता है? तो ये जो है आपको कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है जीवाणु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जीवाणु, यानी कि ये दलहनी पौधों के जड़ों में जो है राइजोबियम, कौन सा? राइजोबियम, कौन सा? राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस, जी हाँ, तो कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। अगर बात करें यूएसबी, जी हाँ, तो यूएसबी जो है आपको एक पोर्ट हो जाता है, जिसे यूनिवर्सल सीरीज बस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो यूनिवर्सल सीरीज बस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है, धान के खेतों से निकलने निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान के खेतों की अगर बात करें तो इससे जो है मीथेन गैस निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का फॉर्मूला की अगर बात करें तो CH4, क्या होता है? CH4 जो है मीथेन का फॉर्मूला हो जाता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है CO2 हो जाता है, जो कि वायुमंडल में 0.0
3% पाया जाता है। जी हाँ, तो 0.03% पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है आपके वायुमंडल में ताप को वृद्धि करने का काम करता है। क्या करता है? तापमान को वृद्धि करने का काम करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विकिरणों पर विचार कीजिए। तो इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर में माइक्रोवेव हो जाएगा, 2 नंबर में आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, 3 नंबर में जो है आपको पराबैंगनी किरण हो जाएगा, 4 नंबर में जो है गामा किरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पराबैंगनी किरणों की, तो पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। क्या करता है? ओजोन परत करता है। और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन की परत को मापने की मोटाई जो है डाबसन है। मोटाई मापने की जो यूनिट है वो क्या होता है? डाबसन हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव जो है इसे सूक्ष्म तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म तरंग, जो कि माइक्रोवेव यानी कि खाना पकाने का जो मशीन आता है माइक्रोवेव, उसमें माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? क्वार्ट, ध्यान दीजिएगा कि क्वार्ट ऑक्साइड कांच को कौन से रंग प्रदान करता है? जी हाँ, तो कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो है गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग जो है वो क्या करता है? आपको क्वार्ट ऑक्साइड जो है कांच को रंग प्रदान करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित तो होने वाला। अगर बात करें कांच को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो क्वार्ट ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा क्वार्ट ऑक्साइड जो है वो हरा रंग नहीं प्रदान करता है, बल्कि आपको कौन सा स्माल्ट और क्वाल्ट मिला देंगे। क्या कर देंगे? स्माल्ट, ध्यान दीजिएगा स्माल्ट और क्वाल्ट को जब मिला दिया जाता है तो हरा रंग प्रदान होता है। क्या होता है? हरा रंग प्रदान करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा। साथ ही साथ फेरस ऑक्साइड भी जो है कांच को हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? फेरस, ध्यान दीजिएगा फेरस ऑक्साइड भी जो है क्या करता है? कांच को हरा रंग प्रदान करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ग्लूकोज से, ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपको जाइमेन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जाइमेन का प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। क्या करता है? प्रोटीन को जो है वो क्या करता है? हाइड्रोलाइज करने का काम करता है ट्रिप्सिन। अगर बात की जाए ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत में बनता है। कहाँ बनता है? छोटी आंत में ये निर्माण होता है ट्रिप्सिन का, जो कि आपका एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट की अगर बात किया जाए तो ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का अयस्क जो है क्रायोलाइट हो जाता है। अगर बात करें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, तो ये जो है बॉक्साइड, क्या हो जाता है? बॉक्साइड हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? आपको कोरंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरंडम हो जाएगा। तथा जो है काओलिन, क्या हो जाता है? काओलिन। ये सारे के सारे जो हैं एल्यूमिनियम के अयस्क हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। अगर बात किया जाए एंटीमनी, तो एंटीमनी का अयस्क की अगर बात करें तो आपको क्या हो जाता है? स्टीबेनाइट। क्या हो जाता है? स्टीबेनाइट जो है एंटीमनी का अयस्क हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बेरियम की अयस्क की, तो बेरियम का अयस्क जो है आपका क्या होता है? बैराइट्स हो जाता है। क्या होता है? बैराइट्स जो है वो क्या होता है? बेरियम का अयस्क हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगले प्रश्न जो है कहा जा रहा है सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के लिए जो है क्या किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कब प्रदान किया गया था? तो 1921 ईस्वी में जो है क्या किया गया था? इनको प्रदान किया गया था। और इन्होंने ही जो है E बराबर MC स्क्वायर, क्या E बराबर MC स्क्वायर का फॉर्मूला जो है इन्हीं ने दिया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 2000 कूलाम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया तो 90 जूल हो, तो वोल्ट का मान कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? विभवांतर, यानी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्ट बाई
आवेश यानी कि वोल्ट बाई क्यू हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अनुसार राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि जब पुट करेंगे 90/2000, क्या हो जाएगा? 90/2000 पुट करेंगे तो आपका बी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वांडर जी, तो वांडर वॉल्स के समीकरण में ए की बीमा क्या होती है? तो ए की बीमा क्या हो जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ML5T−2। इसका राइट आंसर ए का बीमा हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? समान बीमाओं वाला युग्म है। समान बीमाओं वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? तो कोणीय वेग और कार्य। जी हाँ, तो कोणीय वेग और कार्य का बीमा जो है समान होता है। इसका बीमा की अगर बात करें तो ML2 इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, MLT T−2 इसका बीमा हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के आर पार जो गैसों की संचालन की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। अगर बात करें कोशिका शब्द को सर्वप्रथम जो है किसने खोजा था? तो कोशिका शब्द को सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने जो है खोजा था। कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में खोजा था। सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकामा। क्या? गैली सेप्टिकामा जो है आपका हो जाता है। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में जो है आपको पाया जाता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो वसा के पाइसीकरण के लिए कौन जिम्मेवार हो जाता है? तो पीत जो है क्या होता है? वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अगर बात करें पीत जो है पिताशय में, कहाँ? पिताशय से श्रवण होता है। कहाँ से होता है? पिताशय से श्रवण होता है। और पिताशय कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है अग्नाशय में, कहाँ? अग्नाशय में स्थित हो जाता है पिताशय। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ओगो, ध्यान दीजिएगा कि ओर्गो ओर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ओर्गो कैल्सीफेरॉल जो है आपको किस विटामिन का नाम हो जाएगा? विटामिन D2 का नाम जो है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल हो जाता है। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो इसका नाम जो है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल जो है इसका नाम हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो कि अगर विटामिन डी की बात करें तो मुख्य रूप से विटामिन डी जो है मछली के कार्ड लिवर तेल में, किसने? मछली के कार्ड लिवर तेल में और सनलाइट में और साथ साथ दूध में और सब्जियों में पाया जाता है। अगर बात किया जाए विटामिन बी का, फुल विटामिन बी का नाम क्या होता है? तो इसका विटामिन B1 का नाम जो है टेकोफेरॉल हो जाता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल जो है क्या होता है? विटामिन बी का नाम हो जाता है। विटामिन ई का नाम जो है क्या हो जाता है? विटामिन ई का नाम जो है, सॉरी, विटामिन B1 का नाम जो है थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन हो जाता है। और विटामिन ई का नाम जो है टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का नाम जो है आपको फिलोक्विनोन हो जाता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन जो है विटामिन ई का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस किस कक्षन में होता है? तो किस कक्षन में होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा एम कक्षन में। किस? एम कक्षक में जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि द्रवित, क्या है? द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो द्रवित ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो है एलपीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलपीजी कहलाता है। एलपीजी जो है वो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण हो जाता है। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण होता है। साथ साथ इसमें प्रोपेन भी होता है। क्या होता है? प्रोपेन, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन। और क्या होता है? साथ ही साथ इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो है वो किसके लिए? आपको गैस में सुगंध के लिए दिया जाता है। जो हमारे गैसों में जो सुगंध आती है, यानी कि जो गंध आती है
है वो किसकी वजह से, इथाइल मेर्कैप्टन की वजह से होता है, जो कि गैसों में 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। अगर बात की जाए प्रोपेन, तो प्रोपेन 16% होता है, और आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो कितना प्रतिशत होता है? आपको 83% आपको देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे रसोई घर में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? क्लोरोमाइ क्ल- क्लोरामाइसिटिन, जी हाँ, तो क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग जो है वो आपको किसके लिए? तो टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगर बात किया जाए कि डायबिटीज में, जी हाँ, तो डायबिटीज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? इंसुलिन का प्रयोग जो है डायबिटीज के रोग में किया जाता है। अगर बात करें तपेदिक रोग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तपेदिक में किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि टाइफाइड में, जी तो ध्यान दिएगा, टाइफाइड में जो है कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड में जो है आपको परीक्षण बिडाल टेस्ट किया जाता है। क्या कहता है? बिडाल टेस्ट जो है टाइफाइड में किया जाता है। अगर बात किया जाए कि ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है यानी कि टीबी के लिए जो है किसका कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टीबी के लिए जो है आपको मॉन्टेक्स टेस्ट किया था। क्या कहता है? मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए ध्यान दिएगा, एड्स के लिए जो है आपका कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया था। क्या कहता है? एलिसा टेस्ट जो है आपको एड्स के लिए किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित बिंदु से निर्मित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, मुख्य फोकस के ओर जो है झुकी हुई प्रतीत होगा। क्या होगा? मुख्य फोकस की ओर झुकी हुई प्रतीत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रावन होता है? तो इंसुलिन का स्रावन जो है कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? इंसुलिन का स्रावन जो है अग्नाशय में होता है, और अग्नाशय में एक भाग लैंगरहैंस द्वीपिका कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, लैंगर, ध्यान दीजिएगा, लैंगर हैंस दीपिका कहलाता है। और लैंगर हैंस दीपिका जो है बी कोशिकाओं से, ध्यान दीजिएगा, बी कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावन करता है। क्या करता है? इंसुलिन का स्रावन करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, क्या होता है? रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि पेलाग्रा रोग, ध्यान दीजिएगा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है आपको किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी3 के कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी1 की कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन बी2, जी तो विटामिन बी2 से जो है शरीर में भार की कमी हो जाता है। क्या होता है? शरीर में भार की कमी होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से भार की कमी होने लगता है। विटामिन बी12 की कमी से जो है वो क्या होता है? अरक्तता रोग होता है। क्या होता है? अरक्तता। क्या होता है? अरक्तता रोग जो है आपको क्या होता है? विटामिन बी12 की कमी से होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पशुओं में फूड एंड माउथ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में फूड और माउथ रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये जो है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण जो है फूड एंड माउथ रोग होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। तो आज का ये था हमारा 75 जीके और जीएस, और साथ ही साथ में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और ये जो हमारा सेट था वो सेट था आपका 23, और आज का ये सेट है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सेट जो होने वाला है वो अगला सेट होगा 24, जो कि प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का लास्ट सेट आपको होने वाला है। और लास्ट सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।